आज हम दोस्तों अधिगमकर्ता का विकास यानी बालक के विकास के बारे में पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले अभिवृद्धि और विकास के बारे में पढ़ेंगे। अभिवृद्धि को वृद्धि भी कहा जाता है दोस्तों। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं वृद्धि और विकास का अर्थ। वृद्धि दोस्तों बालक के स्वरूप में ऐसा परिवर्तन जो दिखाई देता है, जिसे मापा जा सकता है, वृद्धि कहलाता है। यह परिवर्तन शारीरिक होता है दोस्तों, जैसे बालक के आकार का बढ़ना, वजन का बढ़ना, लंबाई का बढ़ना आदि वृद्धि में आते हैं दोस्तों। विकास बालक के स्वरूप में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सामयिक, इस तरह से कई प्रकार का जो परिवर्तन होता है उसे विकास कहते हैं दोस्तों। जैसे समझ का बढ़ना, समाज का महत्व बालक के द्वारा समझना और बुद्धि का बढ़ना, ये सभी विकास में आते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं आगे बुद्धि और विकास के बारे में। अब आइए पढ़ते हैं वृद्धि एवं विकास की परिभाषाओं के बारे में दोस्तों। इसमें सबसे पहले हर्बर्ट सॉरेसन ने परिभाषा दी है। शरीर का बड़ा और भारी होना वृद्धि और परिवर्तनों की ओर संकेत करता है, यानी यह वृद्धि कहलाता है दोस्तों। जबकि फ्रैंक ने इस बारे में परिभाषा दी है, शरीर के किसी विशेष पक्ष में जो परिवर्तन आता है उसे वृद्धि कहते हैं। आइए दोस्तों, अब हम वृद्धि और विकास में अंतर को समझ लेते हैं। वृद्धि मात्रात्मक होती है, इसे नापा जा सकता है दोस्तों। इसे परिमाणात्मक भी कहते हैं, यानी कि वृद्धि जो होती है उसे हम नाप सकते हैं। बालक का वजन बढ़ना, लंबाई का बढ़ना, आकार का बढ़ना, ये सब कुछ वृद्धि में आता है। हम बालक के वजन को नाप सकते हैं दोस्तों, लंबाई को भी हम नाप सकते हैं और उसके आकार को भी हम नाप सकते हैं। जबकि विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों ही होता है। इसमें सामाजिक और मानसिक और व्यावहारिक समझ का बढ़ना, ये सब कुछ विकास कहलाता है। जैसे कि बालक में सामाजिक कौशलों का बढ़ना, उसकी मानसिक बुद्धि का बढ़ना, व्यवहार में कुशलता आना, ये सब कुछ विकास कहलाता है दोस्तों। वृद्धि निश्चित समय तक चलती है और यह निश्चित समय तक चलने वाली प्रक्रिया होती है। जैसे बालक का एक शरीर निश्चित आकार तक बढ़ता है, उसके बाद में वृद्धि रुक जाती है। बालक की लंबाई एक निश्चित समय तक बढ़ती है, उसके बाद में रुक जाती है। जबकि विकास दोस्तों जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है। जैसे बालक का जो व्यवहार होता है वो संपूर्ण जीवन में एक सा नहीं रहता, वह बदलता रहता है। तो यह विकास की प्रक्रिया होती है जो जीवन भर चलती रहती है। वृद्धि को मापा जा सकता है दोस्तों, जबकि विकास है उसे मापना मुश्किल है, उसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। वृद्धि बालक के शारीरिक परिवर्तन को बताती है। बालक का जो शरीर होता है उसमें जो परिवर्तन होता है वो हमें दिखाई देता है और वृद्धि उसे बताती है। जबकि विकास शारीरिक परिवर्तन भी होता है, उसका सामाजिक परिवर्तन, व्यावहारिक कौशलों में परिवर्तन, उसके अंदर जो सामवेगिक परिवर्तन आते हैं, उन सभी को विकास दिखाता है दोस्तों। वृद्धि को हम देख सकते हैं, यानी वृद्धि हो रही है ऐसा हम देख सकते हैं। यदि किसी बालक की लंबाई बढ़ रही है, उसके बाल बढ़ रहे हैं, उसका आकार बढ़ रहा है, तो इस चीज़ को देखा जा सकता है। जबकि विकास को हम देख नहीं सकते दोस्तों, सिर्फ उसे महसूस किया जा सकता है। जैसे कोई छोटा बालक है तो उसकी बुद्धि थोड़ी कम होती है, लेकिन थोड़े दिनों बाद में या 1 साल बाद में जब बालक का विकास थोड़ा बढ़ जाता है तो उसकी बुद्धि थोड़ी सी बढ़ जाती है। पहले बालक तुतलाकर बोलता है, उसके बाद थोड़ा साफ बोलने लग जाता है, तो ये विकास को बताता है दोस्तों। वृद्धि सरल क्रिया होती है और जबकि विकास एक जटिल प्रक्रिया होती है दोस्तों। वृद्धि आनुवंशिकता पर निर्भर करती है, क्योंकि वृद्धि को देखा जा सकता है दोस्तों, जबकि विकास वातावरण पर निर्भर करता है। वातावरण के कारण विकास में परिवर्तन होता है दोस्तों। अच्छा वातावरण पाने पर एक बालक अच्छा विकास करता है, जबकि अच्छा वातावरण या अच्छा माहौल नहीं पाने पर वह विकास कम हो सकता है। तो ये थे दोस्तों वृद्धि और विकास में अंतर। चलिए अब हम आगे जान लेते हैं वृद्धि और विकास के सिद्धांतों के बारे में।
वृद्धि और विकास के सिद्धांतों में जो पहला सिद्धांत है दोस्तों, उसे मस्तिष्क से पैरों की ओर का विकास का सिद्धांत कैसे कहते हैं। इसे सेफलोकेडल सिद्धांत भी कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार दोस्तों, बालक का जो विकास होता है वह सबसे पहले सिर का विकास होता है। उसके बाद में यह विकास धीरे धीरे हाथ और पैरों की तरफ बढ़ता हुआ जाता है। यानी जो छोटा बालक होता है उसके सिर का विकास सबसे पहले होता है, फिर धीरे धीरे ये प्रक्रिया बढ़ती बढ़ती हाथ और पैरों की तरफ बढ़ती जाती है। यानी हाथों का विकास उसके बाद में होता है और सबसे अंत में पैरों का विकास होता है। इसे सेफलोकेडल का सिद्धांत या मस्तिष्क से पैरों की ओर विकास का सिद्धांत कहा जाता है दोस्तों। नंबर 2 पर है केंद्र से बाहर की ओर विकास। इसे प्रॉक्सिमोडिस्टल का सिद्धांत कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार दोस्तों, बालकों में वृद्धि और विकास केंद्र से बाहर की ओर होता है। यानी सबसे पहले बालक के धड़ का विकास होता है और फिर उसके बाद हाथों का विकास होता है और यह विकास आगे चलता हुआ उंगलियों तक पहुंच जाता है। इसी तरह से धड़ के बाद में जांघों का विकास होता है, फिर उसके आगे के पैरों का होता है और फिर पंजों तक यह विकास आगे बढ़ जाता है। इस तरह से ये विकास होता है दोस्तों। तीसरे नंबर पर जो सिद्धांत है दोस्तों, उसे ऑर्थोजेनेटिक सिद्धांत कहा जाता है। इसे सरलता से जटिलता की ओर का सिद्धांत भी कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार बालक के विकास सरलता से जटिलता की ओर होता है। बालक पहले चलना सीखता है, उसके बाद में दौड़ना सीखता है दोस्तों। ऐसा होता नहीं है कि बालक सबसे पहले पैदा होते ही दौड़ना सीख जाए। विकास एक क्रम से होता है, तो इसमें सबसे पहले बालक चलना सीखता है, फिर उसके बाद ही दौड़ना सीखता है। इसे सरलता से जटिलता की ओर का सिद्धांत कहा जाता है। बालक पहले सरल चीज़ों को सीखता है, उसके बाद में जटिल चीज़ों को सीखता है। चौथा सिद्धांत है निरंतरता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बालकों में विकास एक निरंतर प्रक्रिया के द्वारा होता है। यानी यह प्रक्रिया निरंतर चलने वाली होती है, जो जीवन भर या जीवन पर्यंत तक चलती रहती है। पांचवा सिद्धांत है दोस्तों व्यक्तिगतता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बालक में विकास में भिन्नता पाई जाती है। दो अलग अलग व्यक्तियों के जो विकास होता है वो अलग अलग होता है दोस्तों, एक जैसा नहीं होता। इसीलिए दो अलग अलग व्यक्ति अलग अलग प्रकार के होते हैं। कोई व्यक्ति काला होता है तो कोई गोरा होता है, कोई लंबा होता है, कोई ठिंगना होता है। यह सब विकास पर निर्भर करता है दोस्तों। इसलिए जो व्यक्ति होता है उसमें व्यक्तिगतता या भिन्नता पाई जाती है। व्यक्तियों में विकास अलग अलग होता है, इसे व्यक्तिगतता का सिद्धांत कहा जाता है दोस्तों। छठे नंबर पर है विकास क्रमबद्धता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास एक क्रम से होता है। पहले बालक घुटनों से चलना, फिर खड़े होना और उसके बाद में चलना और फिर दौड़ना सीखता है। यह सारी जो प्रक्रिया है इसमें एक क्रम बना होता है दोस्तों और उसी के अनुसार विकास होता है। इसे बालक का विकास का क्रमबद्धता का सिद्धांत कहते हैं दोस्तों। सातवें नंबर पर है परस्पर संबंध का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बालक का शारीरिक, मानसिक, सांवेगिक विकास आपस में संबंध रखते हैं दोस्तों। बालक के हाथ पैरों के विकास होने के साथ साथ ही उसकी विद्युत बुद्धि का भी विकास साथ साथ में चलता है और साथ ही साथ में जो बालक के सांवेगिक जो विकास होता है वो भी साथ में चलता है। बालक का जो सामाजिक विकास होता है वो भी इसी के साथ में चलता है। यानी कि ये आपस में एक दूसरे से संबंध रखते हैं और बालक के जितने भी प्रकार के जो विकास होते हैं वो एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं। ये नहीं कि बालक का सबसे पहले शारीरिक विकास हो जाता है और सामाजिक विकास बाद में होता है, जबकि मानसिक विकास हो जाता है और सामूहिक विकास बाद में होता है। ये सभी चीज़ें एक साथ चलती हैं, ये विकास सभी एक साथ चलते हैं। इन सभी में आपस में संबंध होता है, इसे परस्पर संबंध का सिद्धांत कहा जाता है दोस्तों। अगला है समान प्रतिमान का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास सभी जीवों में समान एक जैसा होता है। इसमें यह है कि दोस्तों जैसे अगर कोई जीव एक सही संरचना लेकर पैदा हुआ तो वो उतना ही बड़ा होता है जितना उसे होना होता है। बालक की लंबाई चौड़ाई उतनी ही बड़ी होती है या उतना ही उसका विकास होता है जितना और बालक का होता है। किसी पशु पक्षी का विकास, मान लीजिए यदि कोई हाथी है, अगर वह 1 साल में बहुत बड़ा होता है तो वह मनुष्य के जो बालक है उससे भी बड़ा दिखाई देता है, लेकिन वो इसलिए होता है कि उसमें हाथी जैसा उसको बनना होता है और इसलिए वह मनुष्य के बालक से बड़ा होता है। इसे समान प्रतिमान का सिद्धांत कहते हैं दोस्तों।
इसके बाद में दोस्तों विकास के कुछ प्रमुख सिद्धांत हैं, इनके बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहले संज्ञानात्मकता का सिद्धांत, विकास का ये सिद्धांत है, इसे जीन पियाजे नामक वैज्ञानिक ने दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत यह बताता है कि बच्चे विभिन्न अवस्थाओं में अपनी संज्ञानात्मकता यानी अपने ज्ञान के क्षमताओं को विकसित करते हैं। उनका जो ज्ञान होता है उसे वो विकसित करते हैं और यह समझने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है कि बच्चे कैसे सीखते हैं और दुनिया को कैसे समझते हैं। यह संज्ञानात्मकता या ज्ञानात्मकता का सिद्धांत कहलाता है। इसे जीन पियाजे ने दिया था दोस्तों। अगला है मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत। इसे सिगमंड फ्रायड नामक वैज्ञानिक ने दिया था। इसके अनुसार मनोलैंगिक विकास सिद्धांत के अनुसार मानव विकास के 5 चरणों में होता है। इसमें मौखिक, गुदा, लिंग, सुप्तावस्था और जननांग। प्रत्येक चरण में बच्चे की यौन ऊर्जा शरीर के एक विशिष्ट भाग पर केंद्रित होती है जो उसके व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करती है दोस्तों। यह सिद्धांत सिगमंड फ्रायड ने दिया था। इसके बाद में है व्यवहारवाद का सिद्धांत। इसे B.F. स्किनर ने दिया था। यह सिद्धांत बताता है दोस्तों कि व्यवहार में परिवर्तन को पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से होने वाला मानता है। B.F. स्किनर का व्यवहारवादी सिद्धांत, जिसमें पुनर्बलन यानी कि फिर से बालक को उत्साह प्रदान करना और उसे दंड देना, ये दोनों ही इसमें भूमिका पर जोर देते हैं। यह एक महत्वपूर्ण व्यवहारवादी सिद्धांत है दोस्तों। इसके बाद में है मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। इसे एरिक्सन ने दिया था। मनोसामाजिक सिद्धांत में दोस्तों, जिसे एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत नाम दिया था, उसने बताया कि इस सिद्धांत में जो व्यक्ति अपने जीवन के विभिन्न चरणों में अलग अलग मनोसामाजिक चुनौतियों से गुजरता है और इन चुनौतियों को सफलतापूर्वक हल करने से उसका व्यक्तित्व और उसका विकास प्रभावित होता है और उसका विकास होता है। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, ये 5वें नंबर पर है। इसे बोगोटस्की ने दिया था। इस सिद्धांत में इस बात पर जोर दिया गया है कि बच्चे का विकास सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों से कैसे प्रभावित होता है। यह सिद्धांत सिखाता है कि बच्चे अपने आसपास के लोगों और अपने सांस्कृतिक वातावरण से कैसे सीखते हैं और वे कैसे विकास करते हैं, जो उनके संज्ञानात्मक यानी उनके ज्ञान में वृद्धि करते हैं और सामाजिक विकास को आकार देते हैं यानी सामाजिक विकास को बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, ये थे वृद्धि और विकास के सिद्धांत। इसके बाद में आइए हम देखते हैं वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहले हैं आनुवांशिकी कारक। इनमें सबसे पहले जीन आता है। जीन से वृद्धि और विकास प्रभावित होते हैं दोस्तों। इसमें जीन ऊंचाई, शरीर के अनुपात, हड्डियों के घनत्व और अन्य शारीरिक विशेषताओं को निर्धारित करते हैं और यदि इनमें कुछ परिवर्तन हो जाता है तो मनुष्य का जो विकास और वृद्धि होती है वे या तो रुक जाते हैं या कम हो जाते हैं या उन पर प्रभाव पड़ता है दोस्तों। नंबर 2 पर आता है हार्मोन। हार्मोन व्यक्ति के वृद्धि हार्मोन विकास को प्रभावित करते हैं। यदि किसी हार्मोन में कमी आ जाती है तो मनुष्य की वृद्धि रुक जाती है या कम हो जाती है, यह ठिंगना या बौना हो जाता है। यदि यह बढ़ जाते हैं तो उसकी लंबाई में परिवर्तन हो जाता है। ये विकास और वृद्धि को प्रभावित करते हैं दोस्तों। इसके बाद में है आनुवंशिक बीमारियाँ। कुछ ऐसी आनुवंशिक बीमारियाँ होती हैं जो विकास को प्रभावित करती हैं दोस्तों। उसके बाद में है पर्यावरणीय कारक। इसमें सबसे पहले है पोषण। सही पोषण, जिसमें प्रोटीन, विटामिन और खनिज लवण होते हैं, वो विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। यदि किसी बालक को अच्छा पोषण प्राप्त होता है जिसमें सभी प्रोटीन्स, विटामिन्स, खनिज, ये सारी चीज़ें होती हैं, उस बालक का विकास अच्छा होता है। यदि बालक को ये सभी पौष्टिक चीज़ें नहीं मिलती हैं तो उससे कुपोषण का वह शिकार हो जाता है और उसका विकास कम होता है या वह कमज़ोर हो जाता है। तो ये चीज़ें विकास और वृद्धि पर बहुत प्रभाव डालते हैं दोस्तों। उसके बाद में है स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जैसे कि संक्रमण या पुरानी बीमारियां विकास को प्रभावित करती हैं। यदि बालक ज़्यादा बीमार होता है तो उसका विकास कम होता है और यदि बालक स्वस्थ रहता है तो उसका विकास अच्छा होता है दोस्तों।
इसके बाद में पर्यावरणीय कारक में सबसे पहले जीवन शैली आता है। जीवन शैली के कारक में जीवन में यदि कोई बालक व्यायाम को करता है तो उसका शरीर अच्छा बनता है। यदि वह बुरी लत का सेवन करता है, शराब वगैरह का सेवन करता है, तो ये विकास को प्रभावित करते हैं और उसका जीवन खराब हो जाता है दोस्तों। अगर वह अच्छी आदतों का उपयोग करता है तो वह अच्छा विकास करता है, उसकी बुद्धि अच्छी तरह से काम करती है। गलत आदतों की वजह से विकास भी रुक जाता है और वृद्धि भी रुक जाती है दोस्तों। इसके बाद में सामाजिक आर्थिक स्थिति। उच्च सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति होने वाले जो बालक होते हैं उनका विकास बेहतर होता है, जबकि जिन बालकों का सामाजिक और आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती है उनका विकास खराब होता है दोस्तों। पर्यावरणीय कारकों में पर्यावरण आता है दोस्तों। यदि किसी स्थान पर रहने वाले बालक का पर्यावरण प्रदूषण से युक्त हो, वहाँ की जलवायु अच्छी नहीं हो, जलवायु खराब हो, तो यह विकास को प्रभावित करती है। बालक का विकास जो होता है वो कम होता है। यदि कहीं का मौसम बहुत ही अनुकूल और बढ़िया होता है, जहाँ की जलवायु बहुत ही अच्छी होती है, वहाँ पर बालक अच्छा विकास करता है और उसकी वृद्धि भी अच्छी होती है। और सामाजिक संबंधों में परिवार और दोस्तों का जो संबंध होता है वह विकास को प्रभावित करता है दोस्तों। यदि किसी बालक के दोस्त अच्छा व्यवहार करते हैं, उसके आचरण अच्छे होते हैं, वे बोलचाल में अच्छे होते हैं, उनका परिवार अच्छा होता है, वहाँ बालक अच्छी चीज़ें सीखता है और उसका विकास भी अच्छा होता है, उसकी वृद्धि भी अच्छी होती है। यदि बुरे लोगों के साथ में, शराबियों के साथ में या बुरे काम धंधे करने वाले लोगों के साथ में यदि बालक रहता है तो उसका विकास खराब ही होता है, वो भी उनकी जैसी बुरी चीज़ें सीखता है और ये विकास को प्रभावित करते हैं दोस्तों। इसके बाद में देखते हैं दोस्तों, वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में आता है शैक्षिक स्तर। शिक्षा और प्रशिक्षण विकास को प्रभावित करते हैं। यदि कोई बालक अच्छी शिक्षा प्राप्त करता है, उसका प्रशिक्षण उसको अच्छा दिया जाता है, उसकी शिक्षा अच्छी होती है, तो वह पढ़ा लिखा बालक कहलाता है। उसके जो आचरण होते हैं वो भी अच्छे होते हैं, उसकी बुद्धि जो होती है वो अच्छी तरह से बढ़ जाती है, उसमें ज्ञान आ जाता है दोस्तों। यदि ये सब चीज़ें यदि नहीं होती है तो उसका विकास नहीं होता है दोस्तों। इसके बाद में है व्यायाम। यदि कोई बालक रोज़ व्यायाम करता है, अपनी दिनचर्या को बनाए रखता है, तो उसका शरीर भी अच्छी तरह से बढ़ता है और उसका विकास अच्छा होता है। हार्मोन भी शरीर को प्रभावित करते हैं। अच्छे व्यक्ति जो होते हैं उसके हार्मोन उसको प्रभावित करते हैं और उसका विकास अच्छा होता है। तो ये थे दोस्तों वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक। और इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।